उस सब धारणा को आप तोड़ते हुए आप एकदम यू आर द मॉडर्न टुडेज इंडिया फार्मर। 2 साल तक मेरे पापा मेरे से मुझसे बात ही नहीं की उन्होंने। पापा फार्म पे आए, उन्होंने देखा तो बोले ये कब सीखी इतना सारा। तमाम रियलिटी शोज का मैं हिस्सा रही हूँ, कई रियलिटी शोज को जज भी किया है। ये रियलिटी शो असली रियलिटी यानी कि सच्ची नायिकाएं ये है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए कार्यक्रम महिला किसान अवार्ड्स सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दूरदर्शन किसान पर 5, 4, 3, 2, 1 एक्शन। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions And the question goes to team D. the answers, D. Human feces. the heat of intense competition, दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिल चेक तथा विनिमय संबंधी कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री निश्चित खरेजी। खरेजी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारी दूसरी मेहमान है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती प्रीति साल्वे जी। प्रीति जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है बिल चेक तथा विनिमय संबंधी कानून, तो खासतौर से आज हम बात करेंगे जो चेक से संबंधित समस्याएं होती हैं उन पर। जब भी आप कोई चेक जारी करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, और यदि कोई चेक बाउंस होता है तो उसमें केस किस तरह से लगाया जा सकता है, क्या प्रक्रिया होती है, और उसमें किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जब आप केस लगाते हैं, और उनकी समय सीमा क्या होती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दें एक बार फिर कि हमारा ये ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। खरीजी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये चेक बाउंस से संबंधित जो अपराध हैं उनके लिए क्या कानून बनाए गए? मैडम, चेक बाउंस के संबंध में यदि हम कानून के बारे में देखें जी। तो आज के समय में, आज के इस बाज़ार के युग में हम चेक के बिना तो बाज़ार का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब से चेक अस्तित्व में आया है तो निश्चित रूप से इससे चेक के मामले बढ़ते गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति चेक जारी करता है तो इससे संबंधित अपराध भी जानबूझकर करने लगे हैं। जैसे कि व्यक्ति अपना चेक, कई बार मैं दर्शकों को बड़े सामान्य शब्दों में बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को यह दिखाते हुए कि वह अपने दायित्व के उन्मोचन के लिए आपको चेक दे रहा है, या मेरे ऊपर जो भी दायित्व है इससे चेक से आपका भुगतान हो जाएगा, पर जानबूझकर इस तरह का चेक जारी करता है कि उसके खाते में बैलेंस ना होते हुए इससे अधिक राशि का चेक जारी कर देता है। तो इस तरह से वो चेक बाउंस हो जाता है, और उससे एक प्रकार से वो छल करता है सामने वाले से, और इसके साथ ही उसे छल ही नहीं करता बल्कि उसे जो रहता है उसे आर्थिक क्षति भी होती है जिसको हम चेक देते हैं। और इससे हमारी बैंकिंग व्यवस्था या हमारे बाज़ार की जो कार्य व्यापार और व्यवस्था है वो भी, उस पर भी लोगों का विश्वास कम हो जाता है। तो इस विश्वास को बनाने के लिए, बैंक की साख को बनाने के लिए परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 अस्तित्व में आया है, और इसमें धारा 138 जोड़कर इस प्रकार का यदि कोई अपराध किया जाता है और यदि इस प्रकार से किसी व्यक्ति का चेक बाउंस होता है तो उसको एक दंडनीय कारावास के दंड से दंडित करने के लिए उसको अधिनियमित किया गया है। जी खरीजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और बहुत ही सामान्य शब्दों में ये कानून क्या है इसके बारे में बताया। प्रीति जी, जैसा कि अभी खरे साहब ने बताया कि कानून क्या है, तो यदि कोई इस कानून के अंतर्गत कोई केस लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? मैडम, परिवाद लिखित में होना चाहिए, उसके साथ एक शपथ पत्र संलग्न होगा, उसके साथ ही एक घोषणा पत्र होगा कि इसी संवर्ग के संबंध में अन्य कोई केस तो न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। कोर्ट फीस लगाई जाएगी, साथ में संलग्न सूची अनुसार दस्तावेज जिसमें चेक
की फ़ोटोकॉपी और अनादरण मेमो, बैंक का जो रिटर्न मेमो आता है उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, नोटिस की फ़ोटोकॉपी होगी और जो नोटिस आपने आरोपी को भेजा स्पीड पोस्ट से माध्यम से उसको भी आपको भेजना होगा, उसके साथ संलग्न करना होगा। जी, मतलब इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं या कुछ ऐसे तकनीकी वो नहीं है, सामान्य रूप से ही प्रकरण दायर होता है। जी, सामान्य रूप से ही लिखित में परिवाद पेश करना है आपको। और जो परिवाद पेश करना है तो उसके लिए वो खुद ही कर सकता है या किसी और से भी करवा सकता है? परिवादी सामान्यतः स्वयं ही लिखित परिवाद पेश कर सकता है, लेकिन यदि वह किसी समय अभाव के कारण यदि पेश नहीं कर सकता है तो वह अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से परिवाद पेश कर सकते हैं, किसी से करवा सकते जी हैं। जी जी खरे जी, हमने अभी देखा कि भाई जो प्रकरण दायर करने की प्रक्रिया बड़ी ही आसान है, पर एक जो सवाल है जब चेक बाउंस की बात आती है तो व्यक्तिगत चेक के बारे में तो आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। यहाँ अगर हम बात करें कि जो फर्म के चेक होते हैं, जो कंपनियों के चेक होते हैं, यदि वो चेक कोई बाउंस होता है तो उसमें किसका दायित्व आता है और उसके लिए किस तरह से अगर प्रकरण दायर करेंगे तो पक्षकार किस किस को बनाया जा सकता है? मैडम, इस प्रकार के मामले में जी, जैसे यदि किसी कंपनी के द्वारा कोई चेक जारी किया जाता है तो कंपनी में तो बहुत सारे संचालक होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो उसमें मान लीजिए 50 संचालक है तो हम सब 50 व्यक्ति के खिलाफ तो हम केस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए धारा 141 परक्राम लिखित अधिनियम में व्यवस्था दी हुई है कि ऐसी कंपनी के कार्य और व्यापार के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति होता है या इस तरह की कंपनी का जो भी संचालक होता है उसको हम अपराधी के रूप में परिवाद में अपना स्थान दे सकते हैं और उसके खिलाफ परिवाद लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें एक दो स्वीकृत स्थितियां ये भी हैं। 141(2) में बताया गया है कि यदि कंपनी के लिए कोई अधिकृत हस्ताक्षर करता है चेक को जारी करने के लिए तो वो स्वीकृत रूप से एक उसके खिलाफ परिवाद दायर किया जा सकता है। लेकिन जब हम परिवाद लगाते हैं तो ऐसे परिवाद में इस चीज़ का उल्लेख करना होगा कि ये व्यक्ति कंपनी की ओर से ये चेक जारी किया गया है और इस कंपनी के कार्य और व्यापार के लिए ये व्यक्ति उत्तरदायी हैं या इस कंपनी का ये चेक जारी करने का अधिकृत व्यक्ति ये है, तो इसको भी हम उसमें संलग्न कर रहे हैं परिवाद में, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लिया जा सकता है अपराध का। इसके अलावा ये भी है कि कंपनी को भी हमें जब हम परिवाद प्रस्तुत करते हैं तो जिस कंपनी ने चेक जारी किया है ऐसी कंपनी को तथा उसके संचालक को, जो भी मैंने बताया, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो या जॉइंट डायरेक्टर हो या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हो या उसके कार्य या व्यापार के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हो, ऐसे किसी व्यक्ति को हम उसके साथ अपराध में परिवाद में उसमें संलग्न कर सकते हैं और उसको अपराधी मान सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि यदि जब दंड दिया जाता है तो दर्शकों के मन में ये सवाल आ सकता है कि कंपनी को यदि हमने पक्षकार बना लिया है तो दंड किसको दिया जाएगा। तो ऐसी कंपनी को आर्थिक रूप से दंडित किया जा सकता है और ऐसे जो संचालक हैं उनको कारावास की सज़ा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से हम इनको बनाते हैं, तो इस प्रकार से दंड का प्रावधान भी इसमें संचालित किया जा सकता है। कॉलर है होशंगाबाद से, हम उनका सवाल लेते हैं। हेमराज जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार मैडम, मैं हेमराज बकोलिया, जिला होशंगाबाद गांव में राशि पड़ता है जी। सर जी, मेरा प्रश्न है, अगर चेक बाउंस का केस दर्ज कराते हैं तो समय सीमा क्या है, कितने समय में निराकरण हो जाता है? बताइए जी। आपके सवाल का जवाब हम मैडम से लेते हैं, आप बताएंगे। जी मैडम, धारा 142B के अनुसार चेक जिस दिन बाउंस होता है, बाउंस होने के 1 महीने के अंदर हमको नोटिस आरोपी को देना होता है। यदि 15 दिन के पश्चात यदि उसे जब सूचना प्राप्त हो जाती है, जैसे ही सूचना मिलती है उसके 1 महीने के अंदर हमको उसको परिवाद न्यायालय में पेश करना होता है। यदि आप विहित समय अवधि में परिवाद नहीं भी पेश कर पाते हैं तो उसके लिए न्यायालय में आप आवेदन पेश कर सकते हैं कि इस कारण से स्वास्थ्य खराब होने के या अन्य कोई ऐसा कोई कारण हो जिसके आधार पे आप समय मतलब मांग सकते हैं। और लेकिन जब यदि आप विलम्ब से परिवाद पेश करते हैं तो उसके लिए आरोपी को नोटिस जारी होगा, उसे सुना जाना आवश्यक है। इसके बाद न्यायालय डिसाइड करेगी कि उसका जो पर्याप्त कारण है वो सही है या नहीं है। यदि वो सही मानते हैं, इसको इस मामले में जो न्यायालय होती है वो लिबरल होती है, तो जनरली परिवाद पंजीबद्ध कर ली जाती है। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके अलावा? इसमें बस एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें 6 माह का प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई चेक के संबंधित यदि आप परिवाद प्रस्तुत करते हैं तो उसका निराकरण 6 माह की अवधि के अंदर किया जाना है। हालांकि अब आजकल परिवादों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी 6 माह का प्रावधान है और इतने अवधि में करने का उसको प्रयास किया जाता है। हरी जी, जैसा कि सीमा बताई गई है कि जो नोटिस देते हैं उसके 15 दिन बाद, तो नोटिस की प्राप्ति आए या ना आए,
दोनों ही स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि उसको सूचना प्राप्त हो गई है? स्पीड पोस्ट से भेजा है मैडम, तो ये मान लिया जाता है धारा 27 खंड साधारण खंड अधिनियम के अंदर कि नोटिस सही पते पे यदि आपने भेजा है तो वो नोटिस उसे तामील हो गया। जी, स्पीड पोस्ट की अगर रसीद लगा दी जाए, जी, भले ही तामीली उनके पास नहीं भी है तो वैसे वो कॉपी लगाते हैं आजकल इंटरनेट की। नेट आर्टिकल से स्पीड कॉपी पोस्ट से यदि लगाते हैं। भेजते हैं तो नेट आर्टिकल उसका निकाल सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर वो सूचना रहती है कि इसको तामील हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो इंटरनेट से निकाल कर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और उससे भी पता चल जाता है कि इनको तामील हुआ है या नहीं हुआ, अगर सूचना नहीं आती तो। जी हेमराज जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसमें हर चीज़ के लिए समय सीमा दी गई है और आपने सुना होगा कि किस चीज़ के लिए कितनी समय सीमा दी गई है। खरे जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस की, तो अगर कोई चेक बाउंस होता है तो जिसने केस लगाया है, क्या उसको कोई अंतरिम राहत देने का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है? जी हाँ मैडम, अब अभी हाल ही में जी दिनांक 2/8/18 को जी एक संशोधन हुआ है और उस संशोधन में धारा 143, 143A और 148 को जोड़ा गया है। इस धारा में यह दिया हुआ है कि पहले क्या होता था कि परिवार चलता था, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता था, तो परिवादी को किसी प्रकार की कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पाती थी और उसे पूरा खर्चा स्वयं भुगतना पड़ता था। लेकिन अब इसमें यह दिया गया है कि जब भी कोई केस दायर किया जाता है तो जो भी विचारण करने वाला जो न्यायालय है वह जब उस अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर आरोप विरचित करेगा तो आरोप विरचित करते समय उस व्यक्ति को ऐसा निर्देश दे सकता है कि वह परिवादी को एक अंतरिम प्रतिकर के रूप में राशि प्रदान करे। लेकिन इसमें यह निर्बंधन भी लगाया गया कि वो राशि चेक के 20% से अधिक की नहीं होगी। अच्छा, चेक का 20% तक का आदेश उसको दे सकते हैं कि आप इतनी राशि इसमें जमा करें और ये जो राशि है उसको अभियुक्त व्यक्ति को 60 दिवस में जमा करनी होती है। किंतु यदि अभियुक्त के पास यदि 60 दिवस में व्यवस्था नहीं होती है तो वह न्यायालय से निवेदन कर सकता है, तो न्यायालय उसे अंतिम रूप से 30 दिवस का समय और दे सकता है और इस 30 दिवस का समय समाप्त होने पर उसे उतनी 20% राशि है जो भी न्यायालय निर्धारित करे, वो 10% भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, केस की परिस्थिति से बदलती रहती है, तो वो राशि उसे जमा करना पड़ेगी। और यदि वो इसके बाद भी जमा नहीं करता है तो न्यायालय उस राशि को एक जैसे जुर्माना वसूल किया जाता है उस भांति से उस अभियुक्त व्यक्ति से जुर्माना वसूल करके उसे परिवादी को दिला सकता है। जी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबके मन में सवाल उठ सकता है कि यदि अभियुक्त मान लीजिए दोषमुक्त हो जाए तो क्या होगा। तो यदि ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है और तो फिर न्यायालय परिवादी को निर्देशित करेगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक का जो भी ब्याज दर है उस पूरे ब्याज सहित उस अभियुक्त व्यक्ति को वो जो राशि उससे प्राप्त की गई है वह वापस प्रदान करे और यदि वह परिवादी 60 दिवस में ऐसी राशि प्रदान नहीं करता है तो फिर उस राशि को भी जुर्माने की भांति वसूल करके उस अभियुक्त व्यक्ति को दिलवाया जाएगा। और इसी प्रकार का प्रावधान धारा 148 में अपील न्यायालय के लिए भी दिया गया है कि वो भी 20% तक की राशि उनको दिला जी। खरे जी, दर्शकों हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है। तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कब सीखेगी? मुझे भी स्कूल जाना है। लड़कियां स्कूल नहीं जाती। नाम बताओ बेटा, अपना नाम बताओ। नाम बताओ ना। मेरा नाम कुसुम कुमारी है, मेरी उम्र 7 साल है। मेरे बापू ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, नहीं तो मैं भी दूसरी कक्षा में होती। मैं भी अपने भैया के साथ पढ़ना चाहती हूँ। आप जैसा बनना चाहती हो, मेरे पापा को बोलो ना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कृपया ध्यान दें, ये है तूफान मेल जो अपने निर्धारित समय से चल रही है और ये थकान मेल जो अपने निर्धारित समय से लेट है। मन खराब मत करो बेटा, खूब कोशिश करो। कोशिश तो करती हूँ टीचर जी, फिर भी। क्या जल्दी थक जाती हो और पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता? हाँ। कमी कोशिश में नहीं, खून में हो सकती है। खून में? बढ़ती उम्र में अक्सर अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी हो सकती है। इससे शरीर की ताकत कम और दिमाग भी सुस्त हो सकता है। अनीमिया से बचाव के लिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली पौष्टिक आहार के 1 घंटे बाद लेनी चाहिए।
ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। वाह, एक और तूफान मेल। आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास। आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे, ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर करने पर 1,000 रुपए, पहला चेकअप कराने पर 2,000 रुपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर औसतन 1,000 रुपए और बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। की सोनी निकासी कीती है। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ जादू है। इस जादू से 2 जून की रोटी नहीं मिलती और ये पीढ़ी इस काम से दूर भाग रही है। लगता है इस विरासत का आखिरी मुगल मैं ही हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਲਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਹੁਨਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। हुनर हाट बड़े लोगों के लिए होगा ਨਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। सुना बेटा, हुनर के उस्तादों के कदरदानों की आज भी कमी नहीं है। मदद हमारी मंजिल आपकी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं बिल चेक तथा विनिमय संबंधी कानून पर। इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए हैं, हमारे साथ नंद स्वरूप जी हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गाँव बसंती प्रताप। मैं जान रहा ये चाहता हूँ अगर कोई व्यक्ति चेक देता है, अगर चेक हमारा बाउंस होता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता को क्या करना चाहिए, किसकी मदद लेनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। चेक बाउंस में किसका जी, चेक आपका बाउंस होता है, हमारा संपर्क उनसे कट गया है। इनका कहना है कि अगर हमारा चेक बाउंस होता है तो हमें किससे मदद लेना चाहिए। इनका चेक बाउंस होता है कि किसी सामने वाले व्यक्ति का चेक बाउंस होता है। तो दोनों ही स्थितियां हम इनको बता दें। यदि आपके द्वारा जारी किया गया चेक बाउंस होता है तो आपको जब नोटिस प्राप्त होगा तो नोटिस प्राप्ति से 15 दिवस के अंदर आप उस राशि को जमा कर दें तो आपके विरुद्ध कोई आपराधिक दायित्व निर्मित नहीं होगा। किंतु यदि आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर यदि आप राशि जमा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है और आपको पूरे विचारण का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आपका चेक बाउंस, आपको यदि किसी व्यक्ति ने चेक दिया है और वो बाउंस हो जाता है तो आप उसको नोटिस दें। जैसे ही आपका चेक बाउंस हुआ है तो जो बाउंस होने के जो आपको अनादरण मेमो प्राप्त होगा बैंक से, उस अनादरण मेमो प्राप्त होने के 1 माह के भीतर आपको जो भी अभियुक्त व्यक्ति है जिसका चेक बाउंस हुआ है उसको नोटिस देना होगा और नोटिस देने के बाद 15 दिवस के अंदर वो पैसे आपको नहीं अदा करता है तो उसके 1 माह के अंदर आप न्यायालय में परिवाद दायर कर सकते हैं और अपनी राशि वसूल कर सकते हैं। साथ ही उस जिस व्यक्ति का चेक जारी हुआ उसको सजा भी दिलवा सकते हैं। नंद स्वरूप जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि क्या क्या प्रक्रियाएं हैं करने के लिए, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा यदि कोई चेक बाउंस होता है तो। मैडम, हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस संबंधी कानून के बारे में, तो इसके लिए कहा जाता है कि कोर्ट फीस भी अदा की जाती है। तो क्या कोर्ट फीस होती है और किस तरह से कितना अदा करना होता है यदि कोई चेक जी मैडम, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 में जो 2008 में संशोधन हुआ है उसके बाद चेक बाउंस के केस में जो है कोर्ट फीस काफ़ी बढ़ गई है। 1 लाख रुपए तक का यदि आपका चेक है तो आपको 200 रुपये के अध्ययन रहते हुए उस चेक राशि का आपको 5% देना होगा। और यदि 1 लाख रुपए से अधिक है और 5 लाख रुपए से कम है तो 1 लाख रुपए के लिए आपको 5,000 रुपये न्यूनतम लगाना होगा और 1 लाख रुपए से जो अधिक की राशि हो रही है उसको आपको 4% लगाना होगा। और 5 लाख रुपए से अधिक की चेक राशि है तो उसका 21,000 रुपये न्यूनतम लगाना है और जो 5 लाख रुपए से जो एक्स्ट्रा राशि ओवर हो रही है वो उसके लिए आपको 3% की राशि लगानी होगी। जिस दिन आप परिवाद पेश करते हैं यदि उस दिन आपके पास ये राशि नहीं है तो आप उस दिन न्यायालय में परिवाद तो पेश कर सकते हो, न्यायालय से उसके लिए आप समय मांग सकते हैं। जी,
मतलब 5 लाख से ऊपर है तो 21,000 तो देने ही है प्लस आपको। जो परसेंटेज आएगा उसका 3%, उसका 3% देना है। तो इतनी राशि आपको पहले जमा जी, करनी होती है। जमा करनी होगी। जी खरे जी, चेक बाउंस की बात हो रही है तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि भाई आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं चेक बाउंस की। तो किसी भी व्यक्ति को चेक जारी करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? जी, ये अच्छा सवाल पूछा है मैडम आपने जी। कि सावधानियों के बारे में बताएं तो बहुत सारी सावधानियां तो ऐसी होती हैं जो सामान्य रूप से होती हैं और एक चेक बुक जिसके पास होती है उसको ये जानकारी होती है। जैसे कि यदि हम चेक जारी कर रहे हैं तो क्या हम बेरर चेक जारी कर रहे हैं या अकाउंट पे ही चेक जारी कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से जब भी हम चेक जारी करते हैं तो उसको साइड में क्रॉस करके अकाउंट पे ही लिखना चाहिए और अकाउंट पे ही जारी करना चाहिए, जिससे पता चले किसके अकाउंट में चेक जा रहा है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को हम चेक जारी कर रहे हैं तो चेक जारी करते समय हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे खाते में उतनी राशि है या नहीं। यदि हमारे खाते में राशि ही नहीं है और उससे अधिक का चेक जारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो चेक अनादृत होगा और आप आपराधिक दायित्व के अधीन आएंगे, है ना। इसके अलावा मैं मुख्य रूप से ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई चेक जारी किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोरा चेक रहता है उसके ऊपर हम हस्ताक्षर करके और दे देते हैं। फिर सामान्य रूप से कोर्ट में कई बार ऐसा देखने में आता है कि जितने भी लोग चेक जारी करते हैं वो इस बात का बचाव लेते हैं कि मैंने तो कोरा चेक मुझसे ले लिया था, मैंने हस्ताक्षर करके दे दिए थे। लेकिन ये बचाव कोई विधि में मान्य नहीं है। यदि आपने कोरा चेक हस्ताक्षर करके दिया है तो धारा 20 परक्राम में लिखित अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि आपने यदि किसी को कोरा चेक दिया है तो इस आधार पर दिया है कि आपने अपना ये प्राधिकार दे दिया कि उसमें कितनी भी राशि भर ले या किसी भी के भी नाम से उस चेक को लगा दे। क्योंकि यदि आप कोरा चेक दे रहे हो तो वो राशि भरने का अधिकार उस व्यक्ति के पास है जिसको आपने चेक दे दिया है। तो फिर बाद में आप ये किस प्रकार से कह सकते हैं कि मैंने कोरा चेक दिया था, है ना। इसके अलावा एक मैं मुख्य बात ये बताना चाहता हूँ जो सामान्य रूप से लोगों को मालूम नहीं होती है कि हमने कभी किसी को चेक जारी किया, हमने उस पर उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जिसके खिलाफ भी कि ए व्यक्ति को मैं चेक जारी कर रहा हूँ, तो ए व्यक्ति का नाम लिख दिया, दिनांक डाल दी, चेक की राशि अंकों में भर दी और इसके बाद साइन करके दे दिया कि शब्दों में राशि आप भर लेना। और बाद में यदि शब्दों में उसने अंकों से विपरीत राशि भर ली या अधिक राशि भर ली तो शब्दों की राशि और अंकों की राशि में अंतर आ जाता है, तो जो राशि शब्दों में भरी हुई है उसको मान्यता दी जाएगी। जी। क्योंकि यदि कोई विवाद होता है कि अंकों में 20,000 रुपये लिखा है, शब्दों में 2 लाख रुपये लिखा है, तो जो राशि शब्दों में लिखी हुई है धारा 18 परक्राम लिखित अधिनियम के अनुसार शब्दों में लिखी हुई राशि को ही मान्य किया जाएगा, अंकों में लिखी हुई राशि को मान्य नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में इस प्रकार हमको ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो हम इस प्रकार के चेक के आपराधिक दायित्व से हम बच सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि चेक जारी करते समय बहुत सारी सावधानियां रखना चाहिए। कभी खाली चेक ना दें किसी को भी, उसको पूरा भर के दें और विशेष तौर से ध्यान दें कि अंकों और शब्दों में जो लिखी गई राशि है वो एक समान होना चाहिए जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि जो शब्दों में लिखी है वही मान्य होती है कानूनी रूप से, अंकों में लिखी में गलती हो सकती है। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया आप आगे ध्यान रखेंगे यदि कोई चेक जारी करते हैं, नहीं तो छोटी सी चूक के कारण मुश्किल में फंस सकते हैं। मैडम, हम चर्चा कर रहे हैं चेक बाउंस की, तो हम बात कर रहे थे थोड़े समय पहले कि समय सीमा क्या होती है। हमारे एक कॉलर का सवाल भी था इस संबंध में। तो यदि किसी की कोई समय सीमा निकल गई है केस फाइल करने की तो क्या उसका राइट खत्म हो जाता है, फिर वो नहीं मैडम, धारा 142B इसमें है, इसके अनुसार यदि आवेदन पेश करके वह लिमिटेशन के लिए बोल सकता है कि मैं इस कारण से मैं स्वास्थ्य मेरा खराब हो गया है या मैं कहीं बाहर चला गया था जिसकी वजह से मैं परिवाद पेश नहीं कर सका हूँ, तो वो आवेदन पेश करके उस लिमिटेशन के लिए न्यायालय में आवेदन पेश करके अपना परिवाद पेश कर सकता है। लेकिन इसके लिए जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें आरोपी को सुना जाना आज्ञापक है। उसके लिए आरोपी को नोटिस जारी करेगी कोर्ट, इसके बाद वो डिसाइड किया जाएगा, जब वो उपस्थित होगा तो डिसाइड किया जाएगा कि ये जो बता रहे कारण पर्याप्त कारण है या नहीं। इसके बाद परिवाद पंजीबद्ध होगा। जी खरे साहब, चेक बाउंस के मामले में हम अक्सर लोक अदालत में सुनते रहते हैं। अभी भी 9 मार्च को नेशनल लोक अदालत है, तो कहा जाता है कि चेक बाउंस के बहुत सारे प्रकरणों का निराकरण होना है। तो जो चेक बाउंस के प्रकरण हैं उनका लोक अदालत में किस तरह से निराकरण होता है और क्या सभी तरह के चेक बाउंस के प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है? जी हाँ मैडम, इस संबंध में परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 147 है जिसमें चेक से संबंधित अपराधों को
शमनी बनाया गया, अर्थात राजीनामा योग्य बनाया गया है और हम सभी प्रकार के चेक के जो प्रकरण है उसमें राजीनामा कर सकते हैं। इस संबंध में स्थिति दो प्रकार की है। एक तो राजीनामा हम सामान्य रूप से किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं, दूसरा राजीनामा हम लोक अदालत में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सामान्य रूप से यदि हम किसी न्यायालय में राजीनामा करते हैं तो यदि हमने प्रथम या द्वितीय पेशी पर राजीनामा नहीं किया है और इसके बाद यदि हम राजीनामा कर रहे हैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार जब भी राजीनामा किया जाता है द्वितीय पेशी के उपरांत, तो अगर विचारण न्यायालय में राजीनामा किया जा रहा है तो उसे चेक राशि, अभियुक्त व्यक्ति जो है उसे चेक राशि के 10% तक की राशि लीगल एड में जमा करनी होगी या कोर्ट में जहां भी निर्देशित करें वहां जमा करनी होगी। इसके अलावा यदि वह अपील यहां से केस हार गया और अपील न्यायालय में, सेशन न्यायालय में, उच्च न्यायालय में यदि राजीनामा करता है तो उसे 15% तक की राशि जमा करनी होगी और यदि उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में करता है तो उसे 20% तक की राशि उसे जमा करनी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, मैं प्रोग्राम को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब, आपने इस कानून के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रक्रिया और बाकी कानून के दूसरे पक्षों पर आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि चेक बाउंस संबंधी जो कानून है उसमें दोनों ही पक्षों का ध्यान रखा गया है। आप जब चेक देते हैं, अंतरिम राहत का भी सामने वाले को प्रावधान किया गया है, प्रक्रिया भी सरल है और यदि कोई समझौता करना चाहता है तो उसके लिए भी वो समझौता कर सकता है और किसी भी स्टेज पर कर सकता है। उसके लिए न्यायालय अपने विवेक के अनुसार उस समझौते की राशि तय कर सकती है और उस सामने वाले को दिला सकती है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस कानून के बारे में जानकारी मिली होगी। अगले अंक में फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।